है स्टूडेंट, आज हम 12वीं मैथ्स में पढ़ेंगे अध्याय 11 त्रिविम ज्यामिति। ठीक है, हम अध्याय 11 का पहला सेक्शन ए है उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिविम ज्यामिति। इस अध्याय में हम जो है त्रिविम, त्रिविम का मतलब समझते हो जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्ष शामिल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिविम बोलते हैं। तो इस त्रिविम के अंतर्गत कोई भी बिंदु या कोई रेखा जो है उस रेखा या बिंदु का त्रिविम के सापेक्ष उसके क्या निर्देशांक होंगे, उसके क्या क्या मान होंगे, उसको समझने के लिए हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जिससे संबंधित कुछ बेसिक चीजें या फार्मूला जो है मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई रेखा जो है एक त्रिविम में स्थित है, ठीक है, एक रेखा त्रिविम में स्थित है, मान लेते वो रेखा जो है इस प्रकार से एक रेखा है जिसमें ये हो गया एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष और ये इसी अनुदिश क्या है वाई अक्ष। एक्चुअल में वाई अक्ष ऐसे है, बाहरी ओर है, लेकिन यहाँ पे 2D होने की वजह से इसको इस प्रकार से दर्शाया है। ठीक है, तब जो कोई भी रेखा जो है मान लेते हो पी क्यू रेखा है, ठीक है, तो उसका जो होगा प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष जो कोण बनाया हुआ है, जैसे कि एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण अल्फा, वाई अक्ष के साथ जो बनाया हुआ कोण बीटा, ठीक है, और जेड अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण क्या है, गामा है। इस टाइप से अगर ये तीन प्रकार के कोण बनाते हैं तो उस रेखा की उसको हम क्या बोल देंगे, दिक् कोज्याय कहेंगे ना। दिक् कोज्या मतलब उसका थीटा के रूप में है, वो कोण तो बना रहा है लेकिन किसमें, कोसाइन के रूप में है ना, कोज्या के रूप में। तो इसकी दिक् कोज्याओं को हम दो प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, या तो इन्हें हम एल एम एन अलग अलग बताएंगे, या फिर अगर जो कोण अंतरित करे उस कोण के रूप में अगर पूछा जाएगा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दिक् कोज्या, ये कॉस की वजह से इसका नाम पड़ा है दिक् कोज्या। ठीक है, अगर हम बात करते हैं निर्देशांकों की जो दिक् कोज्या है, मतलब एक्स अक्ष की दिक् कोज्या क्या होगा, वाई अक्ष की दिक् कोज्या क्या होगा और जेड अक्ष की दिक् कोज्या होगी। सभी अक्षों का खुद का दिक् कोज्या होता है। तो एक्स अक्ष की दिक् कोज्या जो होता है 1 0 0 होता है। ठीक है, ये कैसे होगा, देखो 1 कहां से मिलेगा, एक्स अक्ष जो होगा स्वयं अक्ष के सापेक्ष कितना अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पे अल्फा का मान क्या होगा 0 और कॉस अल्फा का मान क्या होता है, एक कॉस 0 का मान क्या होता है 1। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का स्वयं अक्ष के सापेक्ष जो दिक् कोज्या का मान कितना होगा 1 होगा। लेकिन जैसे कि कॉस बीटा, बीटा की जगह कितना रखेंगे 90, क्योंकि एक्स अक्ष जो है वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है या जेड अक्ष के सापेक्ष भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए जो क्या होगा, एक्स अक्ष का जो दिक् कोज्या है वाई अक्ष के सापेक्ष 0 और इसी प्रकार जेड अक्ष के सापेक्ष भी क्या हो जाएगा 0 होगा। इसलिए जो किसी निर्देशांकों की अगर हम बात करते हैं और उनकी दिक् कोज्याओं के बारे में पूछा जाता है तो वो क्या क्या रहेगा, एक्स अक्ष के लिए 1 0 0, वाई अक्ष के लिए क्या होगा 0 1 0, क्योंकि वाई का वाई के सापेक्ष जो कोण 0 डिग्री रहेगा इसलिए यहाँ पे 0 1 0। उसी प्रकार जेड के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बात करते हैं, यदि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा किसी रेखा की दिक् कोज्या है, ठीक है, अगर किसी रेखा की दिक् कोज्या क्या है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा है, तो उनके वर्गों का योग का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, क्रमशः कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गैमा का स्क्वायर का मान 1 होता है। अगर हम इन दिक् कोज्याओं को एल एम एन के पदों में लिखना चाहें तो एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन का वर्ग का मान कितना होता है 1 होता है। इसको जो है सिद्ध करके मैं बताऊंगा जब हम प्रश्नावली 11A में आएंगे, तो उसके एक प्रश्न में इसका क्वेश्चन है, हम इसको सिद्ध करके वहां दिखा देंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर अब है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोज्या या दिग अनुपात, सॉरी दिग अनुपात मतलब उसका जो है दिशा का अनुपात। अगर कोई दो बिंदु है तो उसका जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष के सापेक्ष दिशा का अनुपात अर्थात दिग अनुपात क्या है, इसके लिए मान लेते हैं दो बिंदु हमारे पास है, एक P के रूप में है और दूसरा Q के रूप में है। ठीक है, दो बिंदु हैं, बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के सापेक्ष x1 y1 और z1 होगा, और उसी प्रकार Q का क्या क्या होगा, x2 y2 z2 होगा। दो बिंदु है अंतरिक्ष में, ठीक है, तब PQ का जो दिग अनुपात होगा, बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा का जो दिग अनुपात होगा वो कहलाएगा, पहला होगा दिग अनुपात x अक्ष के अनुदिश वाला दिग अनुपात को A बोलेंगे, इसका मान होगा x2 - x1, मतलब इसके निर्देशांकों को इसके निर्देशांकों से घटाएंगे। उसके बाद दूसरा y अक्ष के अनुदिश जो निर्देशांक या दिग अनुपात होगा y2 - y1, और तीसरा रहेगा C z2 - z1। ठीक है, ये है दिग अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, अब जो है अगर इसी जो PQ का दिग अनुपात इस पदों में दिया गया है तो इसकी जो दिक् कोज्याओं का जो फार्मूला होता है वो होता है PQ
जो है जब दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगा, तब उसका द्विघानुपात क्या होगा, L बराबर क्या होगा, a बटे अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। दूसरा m का मान आ जाएगा b बटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और n बराबर हो जाएगा c बटे अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या है, इनकी दिक्कोज्या। जब दो बिंदु दिए रहेंगे और दोनों बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, द्विघानुपात, और उसके बाद उसकी दिक्कोज्याओं का फार्मूला। तथा PQ जो होगा, PQ का जो द्विघानुपात में यहाँ पे एक फार्मूला, जब दोनों को मिलाएंगे अर्थात दोनों की जो बीच की दूरी बोलेंगे, बिंदु P और Q के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, जिसको R से प्रदर्शित करेंगे, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R से प्रदर्शित किया जाएगा। इसका मान होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का वर्गों का वर्गमूल। ठीक है, ये क्या है, इनके बीच की दूरी को बता रहा है, ये जो है। ठीक है, R का मान आ गया। अब जो है रेखा PQ का अन्य रेखा, एक रेखा है हमारे पास, ठीक है, उसका एक अन्य रेखा PQ पर प्रक्षेप, ठीक है, और यदि P डैश Q डैश का जो दिक्कोज्या LMN हो तो, ठीक है, इसका प्रयोग हम आगे प्रश्नवाली में करेंगे। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए चार बिंदु दिए रहेंगे, है ना, तो दो बिंदुओं का हम द्विघानुपात निकालेंगे, जैसे PQ का, उसके बाद P डैश Q डैश दो बिंदु रहेंगे, उनका द्विघानुपात निकालेंगे। उसके बाद जैसे PQ का किस पे, P डैश Q डैश पे प्रक्षेप ज्ञात करना रहेगा, तो उसका फार्मूला होगा x2 - x1 * l, y2 - y1 * m, और z2 - z1 * n। ठीक है, ये इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जहाँ पे L M N किसके दिक्कोज्या होंगे, वो होगा P डैश Q डैश का दिक्कोज्या होगा, है ना, और x2 - x1 y2 - y1 ये द्विघानुपात होंगे, वो किसके होंगे, PQ के द्विघानुपात होंगे। आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक एक बार समझ लो अच्छे से। प्रश्न वाली 11A.1 में आ जाते हैं। ठीक है, पहला का प्रश्न है, बिंदुओं 1 2 3 और -4 5 और -6 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दे दिए हैं, दो बिंदु दिए हुए, तो दो बिंदु कौन कौन से हैं, जैसे कि एक P और Q बिंदु है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे है ये पहला का पहला, है ना, माना दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक P है, तो P के निर्देशांक है 1 2 3, और दूसरा है Q है, इसके निर्देशांक है -4 5 और -6। ठीक है, ये दे दिए हैं, मान लेते दो बिंदु है। अब जो है अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो इनकी दिक्कोज्याएं क्या होंगी, P और Q की जो दिक्कोज्या है, तो PQ की द्विघानुपात जो होगा वो क्या है, इसकी जो द्विघानुपात क्या क्या होगा, a का मान क्या होगा, x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ पे x2 कौन है, होगा भाई, ये होगा x2, -4 से हम -1 करेंगे। उसके बाद b के लिए क्या होगा, y2 - y1, तो इसका मान कितना आएगा, y2 के जगह 5 माइनस में 2, और उसके बाद है c के लिए। ठीक है, c के लिए क्या होगा, z2 - z1, तो इसका मान कितना होगा, z2 के जगह है -6 और -3, तो यहाँ पे आ गया -5 a का मान, और b का मान आ गया 3, और c का मान आ गया -9। ठीक है, तो इस अब जो है PQ की जो दिक्कोज्याएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो दिक्कोज्या क्या क्या होता है, L के रूप में रहता है, M और N के रूप में। ठीक है, कौन कौन से हैं, L M और N। तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बटे क्या है, अंडर रूट a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। ठीक है, इस मानों को रख लेते हैं। a का मान कितना है, -5 बटे में कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको आगे हल करेंगे, कितना मिलेगा, 5 बटे इसको हल कर लेते हैं, मिलेगा 25 धन 9 धन 81। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5 बटे अंडर रूट, इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, फिर 90 115, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा L का मान। इसी प्रकार M का मान की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला है b बटे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। b का मान कितना है, b का मान है हमारा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 115। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार n का मान आ जाएगा c बटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है,
तो सी का मान है -9 और बटे में आ जाएगा 115। तो इस प्रकार से जो दिक् को ज्या जो है एलिमेंट का मान आ जाएगा -5/115, 3/√115 और -9/√115। इस प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का बाकी प्रश्न आप बना लोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे सेंड करना बना के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला है, एक रेखाखंड के दिक् अनुपात दे दिए तो उनकी दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है। ठीक है, रेखाखंड के दिक् अनुपात क्या क्या है इसमें लिखेंगे। दूसरा का पहला जो है गिवन बाई रेखाखंड का दिक् अनुपात। रेखाखंड का दिक् अनुपात दिया हुआ है, कितना है 2, 3 और 6। ठीक है, मतलब ये किसके किसके मान हैं, ए का मान है 2, बी का मान है 3 और सी का मान है 6। ठीक है, तो रेखाखंड जो होगा का दिक् कोष्या या फिर इसकी जो दिक् कोष्या है, ठीक है, इसकी दिक् कोष्या क्या क्या है, LMN। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, a/√a² + b² + c²। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। a का मान है 2/2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 धन 9 धन 36, मतलब कितना हो जाएगा 2/49, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/7। ठीक है, उसी प्रकार m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m का मैं मान डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 3/7 और n का मान होगा 6/7। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा का पहला। ठीक है, एक रेखाखंड जो है का निर्देशांकों पर प्रक्षेप 3, 4 और 12 है। इस रेखाखंड की लंबाई और दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो है एक रेखाखंड के निर्देशांकों पर प्रक्षेप, मतलब एक रेखाखंड है जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष जो 3, 4 और 12 जो है अंतःखंड काटता है। ठीक है, इकाई का। इस रेखाखंड की लंबाई क्या होगा और उसकी दिक् को ज्या क्या होगा, इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले है हम मान लेते हैं कि तीसरा के पहला में माना जो है, मान लेते हैं रेखा PQ के, एक रेखाखंड जो है PQ है के सिरे जो है, पहला है बिंदु P जो क्या है x, y1 और z1 के रूप में है और Q है। ठीक है, उसका दूसरा सिरा क्या है, Q है, जिसके निर्देशांक x2, y2 और क्या है z2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके निर्देशांकों पर PQ का प्रक्षेप जो होगा, है ना, तब जो निर्देशांकों पर PQ का प्रक्षेप, ठीक है, इसके जो निर्देशांकों पे PQ का जो प्रक्षेप है वो क्या होता है, x2 - x1। ठीक है, उसका मान कितना दिया हुआ है और इसका मान दे दिया है, कितना है, x2 - x1 का मान दिया है 3। ठीक है, y2 - y1 का मान दिया हुआ है 4 और z2 - z1 का मान दिया हुआ है 12। ठीक है, ये हो गया। तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष इनके जो प्रक्षेप का मान जो है हम निकालिए। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाखंड की लंबाई। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई का जो फार्मूला क्या होता है, PQ को हम r के बराबर लेते हैं तथा r का फार्मूला क्या है, ये होता है a² + b² + c²। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं वी है, अगर दो बिंदु हैं, ठीक है, तब उनकी दिक् को ज्याओं के रूप में है। तो दिक् को ज्या का फार्मूला क्या है, x2 - x1 है। b की अगर हम बात करते हैं तो y2 - y1 है और c की बात करते हैं तो z2 - z1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। और हमें
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का मान क्या है दे दिया गया है। तो इन मानों को हम रख लेते हैं और रेखाखंड की लंबाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो रेखाखंड की लंबाई क्या है PQ है, इसका मान हो जाएगा पहले में कितना है 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन, ये हो जाएगा इस रेखाखंड PQ की लंबाई का फार्मूला। ठीक है, आया समझ में। अब हम रेखाखंड की दिक् को ज्याम को ज्ञात करते हैं। ठीक है, रेखाखंड या फिर रेखाखंड PQ की दिक् को ज्याम, तो रेखाखंड PQ की दिक् को ज्याम का जो फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 बटे PQ। ठीक है, और y2 माइनस y1 बटे PQ और z2 माइनस z1 बटे PQ। आप चाहोगे तो इसको a इसके जगह a, इसके जगह b, इसके जगह c और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का फार्मूला भी रख सकते हैं। ये हो जाएगा रेखाखंड की जो दिक् को ज्याम जो है L, M और M का मान। ठीक है, तो इन मानों को क्रमशः एक एक करके लिख देते हैं। L का फार्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का मान कितना है 3। ठीक है, और बटे में 13। M की अगर हम बात करते हैं तो 4 बटे 13 और N की अगर हम बात करते हैं तो 12 बटे 13। ठीक है, इस प्रकार से इस रेखाखंड का जो है लंबाई और जो है दिक् को ज्याम को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है आप इसी प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो है तीसरा प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। ये है तीसरे का तीसरा। ठीक है, तीसरे की तीसरा में क्या बोला जा रहा है कि रेखाखंड CD का AB पर प्रक्षेप क्या होगा। ना दो रेखाखंड दे दिए हैं, एक CD है और दूसरा AB है। ठीक है, यदि A का निर्देशांक दिया हुआ है, B का, C का और D का है, तब हमें क्या ज्ञात करना है CD का AB पर। ठीक है, CD का क्या करना है AB पर। जब CD का AB पर पूछता है, मतलब जिस पर पूछता है ना, उसका दिक् अनुपात और दिक् को ज्याम दोनों निकालते हैं। और जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा, जैसे CD के सापेक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पे हम CD के खाली दिक् अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन बाई करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्न तीसरा का जो तीसरा जो है, सबसे पहले तो बिंदुओं के मान को लिख लेते हैं। जैसे कि A का मान क्या है, A का मान है, A का निर्देशांक 3, 4 और 5। उसके बाद B का जो निर्देशांक है वो है 4, 6 और 3। ठीक है, 4, 6, 3। उसके बाद C की अगर हम निर्देशांकों की बात करते हैं तो है -1, 2 और 4। और B के जो निर्देशांक है वो है 105। ठीक है, ये हो गया। अब AB रेखाखंड का दिक् अनुपात। ठीक है, तो इसका जो है दिक् अनुपात क्या क्या होगा भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, x2, y2 और z2 क्या हो गए, b का मान होगा, जबकि x1, y1, z1 होगा a का मान होगा। ठीक है, तब इसकी जो दिक् अनुपात क्या क्या होंगे, होगा a बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 और b का मान जो होगा y2 माइनस y1 और c का मान होगा z2 माइनस z1। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे, इसके लिए जो होगा b के लिए जो है 6 से 4 को घटाएंगे और c के लिए जो है 3 से 5 को घटाएंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या क्या मिलेगा, 1, b का मान होगा 2 और c का मान होगा -2। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो जाएंगे इसके दिक् अनुपात। ठीक है, अब जो है AB की जो दिक् को ज्याम, AB रेखाखंड का दिक् को ज्याम, तो इसका जो दिक् को ज्याम का फार्मूला क्या हो जाएगा, L का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 का वर्ग धन -2 का वर्ग और धन में -2 का वर्ग। ठीक है, तो इसका मान आएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1 धन 4 धन 4 बराबर में आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बटे 9 या फिर 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा AB रेखाखंड की दिक् को ज्याम। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर हम M की बात करेंगे तो कितना मिलेगा, 2/3 और M की अगर हम बात करते हैं तो इसका मान मिलेगा -2/3। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक का क्लियर है। अब जो है रेखाखंड CD की बात करते हैं। ठीक है,
रेखाखंड CD के लिए, रेखाखंड CD के लिए क्या हो जाएगा, दिग अनुपात जो क्या होगा, दिग अनुपात, तो इसका दिग अनुपात क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या होगा, हमें D से किसको घटाना है, D -1 है, -1 करना है, तो इसका मान हो गया -2, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, D का मान 0 है, 0 से घटाएंगे 2 को, तो -2 मिल गया। और z2 माइनस z1 की अगर हम बात करते हैं तो 5 से घटाना है 4 को, तो इसका मान मिल गया 1, ठीक है, आया समझ में। अब जो है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 से जो है -1 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब जो है तो अब हम बोलेंगे रेखा CD का रेखाखंड AB पर प्रक्षेप, है ना, CD का AB पर प्रक्षेप क्या होगा, रेखाखंड CD का AB पर प्रक्षेप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रक्षेप के लिए x2 माइनस x1 L, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 N, ठीक है। तो जिस रेखाखंड पर प्रक्षेप बोलेगा उसका दिग अनुपात और दिग को ज्या निकालेंगे, ठीक है, और जिस रेखाखंड के सापेक्ष निकालना उसका खाली क्या निकालना, दिग अनुपात। तो इन मानों को रख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, L का मान कितना है 1/3, और इसका मान है -2, इसका गुणा किसके साथ करेंगे, 2/3 के साथ, प्लस इसका मान हो गया 1, z2 माइनस z1 का मान, और इसका मान है -2/3, ठीक है। आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 4/3 और माइनस में 2/3, ये और ये कट गया, आंसर आ गया -4/3। तो ये हो जाएगा रेखाखंड CD का रेखाखंड AB पर प्रक्षेप, ठीक है, आया समझ में। अब जो है इसी प्रकार आप प्रथम तीसरे का जो है चौथा, पांचवा और छठवा आप बना लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा का पहला में, आया समझ में। देखिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा का जो पहला, इसमें क्या है, दिक् को ज्यों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु, 2 और 3 बिंदु दे दिए, ठीक है, समरेखी हैं, मतलब 3 बिंदु जो है समरेखी, मतलब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु स्थित है। तो मान लेते हैं, माना कि दिए हुए बिंदु जो है, दिए हुए बिंदु, ठीक है, पहला है A, उसके निर्देशांक क्या दिए हैं, -1, -2 और 3, उसके बाद B के निर्देशांक है 2, 3 और 4, ये हो गए, और C के जो निर्देशांक है वो है 0, -7 और 0, ठीक है। अब जो है ये बिंदु दिए हुए हैं तो हमें समरेखी सिद्ध करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेखा AB का दिक् को ज्या निकालते हैं, ठीक है, दिग अनुपात निकालते हैं। तो रेखा AB का दिग अनुपात क्या होगा, सबसे पहले दो रेखा बनेगा A और B के लिए, और उसके बाद A और C के लिए दो रेखाएं बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा इसका दिग अनुपात क्या होगा, AB रेखा का दिग अनुपात जो होगा, B को घटाएंगे, 2 से 1 को घटा दिए, उसके बाद 3 से 2 जुड़ जाएगा, और -4 -3, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, 1, 5 और -7, ठीक है। इसी प्रकार रेखा AC के दिग अनुपात, ठीक है, रेखा AC का जो दिग अनुपात क्या क्या हो जाएगा, A और C के लिए, है ना, 0, -1, -7 माइनस में क्या हो जाएगा 2, और है 0 माइनस में है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया -1, -5 और यहाँ से 7, या इसको हम लिख सकते हैं 1, 5 और -7 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइनस से वैल्यूज निकालते हैं तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे से रेखाखंड AB और रेखाखंड AC की जो दिग अनुपात है दोनों बराबर है, ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अर्थात ये समानुपाती होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे AB और AC के दिग अनुपात
समान है, ठीक है। AC और AB की जो दिगानुपात समान है, अर्थात ये जो रेखाखंड होंगे, अर्थात जो है रेखाखंड AB और AC क्या है, समांतर है, ठीक है, समानुपात है, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, समांतर है। ये हो गया है जो है, किंतु ये रेखाएं बिंदु A से होकर जाती है, अतः हम लिखेंगे, अतः बिंदुएं ऐसे लिखेंगे A B C व C जो हैं समरेखी है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक के। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5वां, यदि किसी सरल रेखा की दिक् को ज्या कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गेमा है तो सिद्ध कीजिए। 2 प्रश्न है, ठीक है। तो जो दूसरा प्रश्न है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहला प्रश्न पहले देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसके लिए मैं एक घना बना लिया, ठीक है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गेमा बराबर 1 जो होता है, मतलब दिक् को ज्याओं के वर्गों का योग का मान जो होता है 1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक घना बना लेते हैं, जिसमें एक रेखा क्या है, OP एक रेखा है, ठीक है, जिसका अगर हम बात करते हैं x अक्ष के साथ अल्फा कोण, y अक्ष के साथ बीटा कोण तथा z अक्ष के साथ गेमा कोण बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या क्लियर होगा, यहाँ पे एक हम घनाभ की रचना किए हैं, जिसमें OP जो होगा क्या होगा, उसका आकाशीय विकर्ण होगा, मतलब उसके एक अंदरूनी विकर्ण होगा, ठीक है। x अक्ष के साथ उसके जो कोणों की जो अनुपात है या मान जो है x है, ठीक है, ये वाला मान x है, या ये मान ये भी x हो सकता है, y का मान ये हो गया, ठीक है, ये y वाले मान है, और z वाले मान क्या होंगे, ये जो है z वाले मान होंगे, ठीक है। अब जो है एक घनाभ की विकर्ण OP के समांतर हम रेखा जो है MI खींचते, ठीक है। ये जो है क्या होगा, एक आकाशीय विकर्ण होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगा, तो इस घनाभ के जो विकर्ण OP के अनुदिश हम एक जो है समांतर रेखा MI खींचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे घनाभ के विकर्ण OP के समांतर MN रेखा खींचा, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया रेखा खींचा। अब देखिए आगे क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे सरल रेखा MN और OP जो की दिक् को ज्या समान होंगे, जो OP जो होगा और इसी के समांतर क्या MN, एक्चुअल में MN और ये जो होगा आकाशीय विकर्ण के रूप में, ठीक है। अतः सरल रेखा MN और OP की जो दिक् को ज्या होंगे समान होंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे रेखा MN और OP के दिक् को ज्याएं समान होंगे, ठीक है। तो सबसे अब जो है यहाँ पे लिख देंगे OP जो है x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज है OPA में, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज OPA में, ठीक है, OP और ये वाला एक, ठीक है। कौन सा हम बात करते हैं, इस रेखा की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए cos अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos अल्फा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे आधार कौन होगा, OA होगा, और कर्ण क्या होगा, OP होगा, तो यहाँ लिखेंगे OA अपॉन में OP, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको पहला समीकरण, इसी प्रकार cos बीटा का मान क्या हो जाएगा, OB बटा OP, ठीक है, और cos गेमा का मान होगा OC बटा OP, ठीक है। इनको हम क्रमशः समीकरण देते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब क्या होगा, OC के लिए और OB के लिए भी क्या होगा, इसी प्रकार cos बीटा और क्या बोलते हैं cos गामा का मान होगा। अब देखते हैं इनको वर्गों का योग करके जोड़ देते हैं इन तीनों को, यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गेमा का जो मान होगा OA का वर्ग बटे OB का वर्ग, ठीक है, प्लस OB का वर्ग बटे
OP का वर्ग प्लस OC का वर्ग बटे OP का वर्ग। ठीक है, अब इनमें क्या उभयनिष्ठ है भाई, OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग बटे क्या हो जाएगा, OP का वर्ग। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 4। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चित्र में क्या है, यहाँ पे हम केवल इस जो समीकरण है उसमें जो है OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग को लेके चलते हैं। चित्र से देखिए, चित्र से जो है OA का मान जो होगा BQ के बराबर है। ठीक है, ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, तब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज है OBQ में। ठीक है, OBQ में पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, तो OBQ में पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा, देखो ये वाली भुजा जो है OE के बराबर है और ये हो गया OB का वर्ग, तो यहाँ से क्या होगा, OQ का वर्ग जो होगा किसके बराबर होगा, BQ के वर्ग प्लस OB के वर्ग, या फिर हम OQ का वर्ग बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह क्या रख लेंगे, OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये वाला जो समतल फेस है वो किसके बराबर है, ये OQ जो है और CP के भी बराबर है क्या। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फिर से, चित्र से OQ जो है किसके बराबर है, CP के बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, CP का वर्ग किसके बराबर होगा, OA के वर्ग प्लस OB के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक त्रिभुज है चित्र में, त्रिभुज OCP में। ठीक है, एक हमारे पास त्रिभुज है OCP। ठीक है, OCP में देखिए यहाँ पे OC जो है और OP का मान जो है और ये CP, तो यहाँ पे OC क्या होगा, आधार होगा, और ये जो CP जो होगा लंब होगा, और ये जो वाला हिस्सा जो होगा आकाशीय विकर्ण है वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे OP का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, CP का वर्ग प्लस OC का वर्ग। ठीक है, या फिर OP का वर्ग बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, CP के जगह हम कितना लिखेंगे, इतना, तो ये हो जाएगा OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। ठीक है, अर्थात हम इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम OP लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 में हम क्या रखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC की जगह हम क्या लिखेंगे, PO का वर्ग प्लस PU का वर्ग, ये दोनों कट जाएगा और आंसर मिल जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा सिद्ध। अब इसका दूसरा की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का मान जो है -1 आना चाहिए। ठीक है, ये -1 आना चाहिए। तो देखिए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा के जगह में 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा -1, और इसकी जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर गामा -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनको एक साथ रख लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है, अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का उभयनिष्ठ ले लेते हैं और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और ये -1 ये -1 ये -1 कितना हो गया, -3। अब इतना का मान अभी जस्ट निकाल के रखिए, कितना है, 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 1 -3, तो यहाँ से कितना होगा, 2 - 1 मतलब -1, ये हो गया RHS। ठीक है, ऐसा समझ में इस प्रकार से बनाइएगा, बाकी हम कल बताएंगे। ठीक है।